मैं आपको अभी ये वीडियो में अभी हाल ही में सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। आज मैं इसी से संबंधित मैं आपको कुछ बताते हुए और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, उसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे, जहाँ तक कि हमसे संभव हो पाता है उतना तक मैं आपको बताऊंगा। और वैसे बच्चों के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा जो बच्चे 2022 टू 2023 सेशन में अपीयर हैं, वैसे बच्चे को तो ये क्वेश्चन बैंक बनाना ही चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी तैयारी कितनी है। अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन बैंक क्लास 10th इंग्लिश। धीरे धीरे मैं इस पेज को खिसकाते चल रहा हूँ। क्लियर? अभी देखते चलें आप। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसे भी आप गौर से चाहें तो पढ़ सकते हैं, यानी तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, धीरे धीरे मैं इस पेज को खिसकाते जा रहा हूँ। क्लियर? अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें फर्स्ट फ्लाइट, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि इंग्लिश की बुक में एक फ़र्स्ट फ्लाइट भी बुक है। और इसी फर्स्ट फ्लाइट की लेसन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो लेसन नंबर फर्स्ट इस बुक की कौन सा है? अ लेटर टू गॉड। जो बच्चे पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि इसमें उस कैरेक्टर का नाम आता है जिसका नाम मेन में रहता है क्या? लेंचो। क्या नाम रहता है इसका? लेंचो। मेन में इसका नाम रहता है उस कैरेक्टर का। अभी आप इसमें देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन थर्ड के रूप में यहाँ दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट। कहता है क्या है कि ये एमसीक्यू है जो कि एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड ऑन है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उद्धरण, जो किसी चैप्टर से, किसी लेसन से ये लिया जाता है। अभी मैं बात करूं कि यहाँ जो आपसे सेंटेंस के रूप में एक पैराग्राफ जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बारे में अभी आप यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि इस लेसन का पहला पैराग्राफ, किसका? इस लेसन का पहला पैराग्राफ जो कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कहता है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर मीन्स पूरे, बोले तो होल। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब यहाँ क्रेस्ट मतलब क्या होता है? तो आप बुक जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। अब मैं बात करूँ कि यहाँ जो इसका सेंस कहता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब क्या कि घर जो पूरी घाटी में, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी में क्या था? अकेला था। और एक नीची पहाड़ी, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल की बात आ रही है। एक नीची पहाड़ी की चोटी पर वो क्या था? स्थित था। कौन? तो उस घर की बात हो रही है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब इतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेत में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था। यहाँ जो अभी आप यहाँ डॉट देख रहे हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा, देखते हैं ना कि विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब क्या कि जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा और मुझे प्रॉमिस किया करता था। अब मैं बात करूँ यहाँ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर एट लीस्ट अ शावर। अगर देखा जाए तो उस समय पृथ्वी को, द ओनली थिंग द अर्थ, पृथ्वी को केवल नीडेड वॉज अ गुड डाउनपोर
पोर और एटलीस्ट अ शावर। केवल तेज वर्षा की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक शावर की भी, बोले तो बौछार या फुहार की भी ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing but see the sky towards the northeast। अब कहते हैं कि पूरी प्रातः, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी प्रातः की बात हो रही है। लेंचो ने क्या किया, ने जो अपने खेतों, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों से जिससे वो पूरी तरह से परिचित था, इंटीमेटली मतलब होता है परिचित रूप से, जिससे वो खूब अच्छे तरीके से अपने फील्ड को जानता था, परिचित था। हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वो उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा वो कुछ नहीं किया था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वो देखा किधर की ओर, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर। कहाँ, तो केवल आकाश को देखा। क्लियर। तो अभी आप इसमें देखिए कि पूरे के पूरे सेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब इसके बाद जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउसेज लोकेशन हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। कहता है कि जो डिटेल अभी आपने पढ़ा उसमें हाउस का जो लोकेशन है, हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, अगर देखा जाए तो ये चारों जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये चारों वर्ड्स में कौन एक ऐसा वर्ड है जिससे वो अच्छा तरीका से उससे डिस्क्राइब इस वर्ड की सहायता से किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो, क्योंकि ये किसकी लोकेशन की बात पूछ रहा है, हाउस के लोकेशन की बात पूछ रहा है, तभी आपको पता होना चाहिए कि मैजेस्टिक एक वर्ड है। मैजेस्टिक मतलब होता है भव्य या शानदार, इसकी बात इसमें तो करता ही नहीं, क्योंकि आप पहली लाइन में ही अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मतलब क्या कि ऐसा घर जो पूरी घाटी में अकेला था, ओनली वन, अकेला। तो पहला का मतलब मैजेस्टिक का मतलब होता है भव्य या शानदार, तो इसका मतलब तो होगा नहीं कुछ। इम्पोजिंग का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से, अगर देखा जाए तो वो भी इसकी भी बात नहीं आएगी। दूसरे की बात करूं कि एक वर्ड दिया सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत या अकेला। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सॉलिटरी के रूप में इस वर्ड को लगाया जा सकता है, क्योंकि ओनली वन की बात हो रही, तो अकेला मतलब क्या कि एक, जब एक का मीनिंग जब इसको देखेंगे तो यहाँ वर्ड आपको मिलेगा सॉलिटरी। लेकिन चलिए फिर इसकी जो क्वेश्चन 1 है उसके डी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। क्या वो भी इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसमें आप देखें यूनिक का क्या मतलब, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय या अनुपम, तो इसका मतलब तो कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो इसका सेंस यहाँ पर कर रहा है वो कहता है कि ओनली वन, मतलब एक, मतलब अकेला का मतलब यहाँ किससे है, तो सॉलिटरी से है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, 1 का सी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलूँ तो यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट, जो कि अभी आप इस सेंटेंस में जो देखे पैराग्राफ के रूप में जो दिया गया था, इसमें दिया था कि द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब के बारे में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो अभी आप देखिए क्या कि इसका मतलब क्या दे रहा था, जो आप सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ दिया है कि फ्रॉम सेकेंड लाइन में आए तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। देखते हैं ना, केवल उतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेत में क्या चीज़, तो ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। खेत में फूलों को, चिन्हों को केवल देखा जा सकता था, फूलों के चिन्हों की बात हो रही है। क्लियर, फूलों के चिन्ह की बात हो रही है, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल की आशा मुझे दिया करता था। तो आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ जो डॉटेड विथ फ्लावर्स, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब समझे कि फर्स्ट में जो इसका ऑप्शन कहता है वो कहता है नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट। क्या उसमें एक भी फ्लावर ऐसा नहीं था जो कि एक डॉट से बड़ा हो। दूसरे की बात करूं कि द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, जो यहाँ फ्लावर्स की बातें हो रही हैं वो फ्लावर्स जगह जगह क्या हुए थे, पूरे के पूरे एरिया में फैले हुए थे। सोचने वाली बात है, तो पूरे एरिया में फैले होने की ही बात यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ स्कैटर्ड वर्ड आया है।
और स्कैटर वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्कैटर मतलब भी होता है क्या, फैलाव। नहीं, दूसरे की बात करूं कि यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं तो इसका आंसर कितना में मिल गया, 2 ही नंबर में इसका आंसर मिल गया। अब आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। तभी आपने क्या देखा है कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अब मैं क्वेश्चन थर्ड पे चलता हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन कहता है वो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो विश्ड फॉर अ डाउनपोर और हेवी शावर, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट्स द करेक्ट मैच फॉर काइंड्स ऑफ रेन। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बोल रहा है कि लेंचो जो थोड़ी सी एक डाउनपोर के लिए ही या फिर हेवी शावर की बात कर रहा है, एक मूसलाधार वर्षा की, या फिर अगर देखा जाए तो कम से कम एक फुहार भी, एक बौछार की भी बातें कर रहा है वो। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द करेक्ट मैच फॉर काइंड्स ऑफ रेन। अब कहता है कि इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसे लिस्ट इसे सही रूप से इसे चुने कि आखिर रेन के इसमें कौन कौन से प्रकार हैं, इसके लिए कौन कौन सा वर्ड के लिए कौन कौन सी उसकी जो 1 2 3 4 या 5 तक जो दिया गया उसमें से कौन किसके लिए सही होगा, इस लिस्ट से आपको चुनने। अब यहाँ हेवी रेन की बात आती है। हेवी रेन मतलब जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारिश की बात हो रही है। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि मेघ गर्जन और बिजली वाली जो तूफान होती है उसके लिए हम थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं। ड्रिजल है, ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी। टॉरेंशियल रेन जिसके बारे में आप ये भी जानते हैं कि उसमें भी उसका भी मतलब मूसलाधार या बेप्रवाही बारिश के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब 5th नंबर डाउनपोर की बात है। डाउनपोर मतलब ये तो समझते ही हैं कि डाउनपोर मतलब मूसलाधार वर्षा होती है। अब मैं बात करूं कि इसके लिए हम कौन कौन से वर्ड लगाएंगे, क्योंकि हैवी रेन थोड़ा सा इसको मैं ऑप्शन की तरफ हल्का सा ऊपर की ओर खींचता हूं, जो कि अभी आपको एक और ऑप्शन नीचे दिया गया है। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि चलिए मैं देखता हूं कि पहले इसको समझूं, उसके बाद जिसका जो आंसर मिलेगा पहले उसी में हम टिक लगाएंगे। अब यहाँ हेवी रेन की वर्षा होती है। हेवी रेन का क्या मतलब, हेवी रेन की जब वर्षा होती है तो आपको पता होना चाहिए कि हेवी रेन मतलब क्या, कि लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप्स। नहीं, क्या हल्की वर्षा। दूसरे की बात करूं कि वेरी हैवी रेन, ट्रॉपिकल रेन, खास करके बात करी जाए कि जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ट्रॉपिकल रेन की बात हो रही है। इट इज़ कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली। क्या यह बहुत तेज़ी से, इट इज़ कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत तेज़ी से बरस रही है। एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, और आप बहुत जल्दी ही अपने आप को भीगे हुए पाते हैं। या आप ऑप्शन 4 पे चलूँ तो रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्षा असलियत में जो कि बहुत जल्दी ही आ जाती है। या फिर इज अ वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ लाइटनिंग थंडर एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स, अगर देखा जाए तो एक ऐसी वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ लाइटनिंग, कहता है क्या कि एक ऐसी वेदर जो कि अपने साथ साथ लाइटनिंग, बोले तो बिजली, बोले तो थंडर, और साथ साथ में तेज़ हवा के साथ भी क्या ये आती है। तो हेवी रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेवी रेन का मतलब क्या, कि हेवी रेन का मतलब ये होता है कि इट इज़ कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली, कि यह एक ऐसी वर्षा होना जिसमें बहुत जल्दी इंसान क्या हो जाता है, अपने आप को भींगा हुआ पाता है। तो इसलिए अभी आप देखते हैं क्या कि जब मैं बात करूं तो 1 का 3rd इसका हो जाएगा। 2 की बात करूं कि 2 में जो आपको बोल रहा है थंडर स्टॉर्म, तो 2 के लिए हम कौन सा लगाएंगे, तो 2 के लिए आप 5th ऑप्शन पे जाएं, जो कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर 1 की बात मैंने करा तो 1 के लिए कौन सा ऑप्शन आप लगाए, 3rd, इट इज़ कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट वेरी क्विकली। दूसरे की बात करूं कि 2 के लिए हम कौन सा लगाएंगे, तो 5th। 3 की मैं बात करूं तो 3 के लिए हम लगाएंगे 1, 4 के लिए लगाएंगे 2 और 5th के लिए लगाएंगे 4। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बात करूं कि हैवी रेन मतलब तो समझ में आ गया होगा कि हैवी रेन मतलब क्या, कि इट इज़ कमिंग डाउन तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेट वेरी क्विकली। थंडर स्टॉर्म की जब मैं बात करूँ तो थंडर स्टॉर्म मतलब क्या, कि जिसमें मेघ गर्जन और बिजली वाली तूफान भी आती है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ दिया कि 2 नंबर के लिए 5th को लगाएं, इज अ वायलेंट शॉर्ट लिव्ड वेदर डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ लाइटनिंग थंडर एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स।
एक ही साथ सब कुछ का आना। ड्रिज़्ल, ड्रिज़्ल मतलब क्या होता है? बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी की जब मैं बात करूं तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ड्रिज़्ल बूंदाबांदी किस में होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लगाते हैं कि लाइट रेन दैट फॉल्स इन वेरी फाइन ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें पानी की पड़ती है, खास करके वर्षा वाली बूंदें पड़ती है। तो इसलिए आप थर्ड के लिए 1 लगाएं। टॉरेंशियल रेन के लिए जब मैं बात करूं तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप? तो वेरी हेवी रेन, ट्रॉपिकल रेन, खास करके देखा जाए कि इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब मैं बात करूँ फिफ्थ के लिए, तो फिफ्थ के लिए आप क्या लगाएं? तो कहता है डाउनपोर। डाउनपोर मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है मूसलाधार वर्षा। तो रियली हेवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, जिसका मतलब क्या होता है कि वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही हेवी होता है और ये अचानक आता है। तो आपको ऐसे ऑप्शन की ढूंढें आप जिसमें 1 का क्या आ जाए? तो 1 का थर्ड आ जाए। तो 1 का थर्ड के लिए आप देख रहे हैं किस में मिल रहा है आपको? 1 का थर्ड डी में मिल रहा है। 2 के लिए आपको कौन सा आ जाए? तो फिफ्थ आ जाए। तो 2 का फिफ्थ आपको डी नंबर में ही मिल रहा है। थर्ड के लिए भी 1 आ रहा है तो उसके लिए भी ड्रिज़ल, तो उसके लिए भी थर्ड का 1 ढूंढे आप। टॉरेंशियल रेन के लिए 4 के लिए आप क्या ढूंढे? 2 को ढूंढे, तो 2 के लिए आप लगाएं। और फिफ्थ में जो वर्ड दिया डाउनपोर के लिए आप कौन सा वर्ड लगाएं? 4 लगाएं। तो इसलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो थर्ड नंबर जो MCQ है, इसके लिए मैं परफेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो D, 1 का 3, 2 का फिफ्थ, 3 का फर्स्ट, 4 का 2 और फिफ्थ का 4। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कहता है वो कहता है कि बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। अभी आपका जो गिवन एक्सट्रैक्ट जो दिया गया उसके आधार पे अगर व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड, अगर देखा जाए कि जब जिस समय व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक, वो भी कुछ भी सोचना उस समय पसंद नहीं करता है। व्हाइल लुकिंग एट, जब जिस समय वो अपने फील्ड पे देख रहा होता है। तो आपको सोचने वाली बात है कि पहला जो ऑप्शन दिया वो दे रहा है कि सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, इस प्रकार से कि चलो भाई वो गॉड को ब्लेस कर रहा हो कि चलो भाई ठीक है तूने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 की जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको कह रहा है जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ठीक है कि कम से कम क्या करवा दो, थोड़ी सी वर्षा ही करवा दो, मूसलाधार वर्षा भी कम से कम करवा दो, क्योंकि गॉड उसके बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। दूसरे की बात करूं कि ऑल सेट फॉर द ग्रैंड हार्वेस्ट आई एम गोइंग टू बी रिच, कहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जब हो जाएंगे तो चलो वह ठीक है, क्योंकि जब ग्रैंड हार्वेस्ट की बात आ रही, जब ज़्यादा से ज़्यादा जब फसल जब आ जाएंगे तो आई एम गोइंग टू बी रिच, चलो वह ठीक है, सबके सब फसल भी आ गए हैं, इसलिए चलो अब अपने आप को धनी होते जा रहा हूँ, इसकी भी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता है कि आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, नहीं कि काश हम लोग के पास अच्छे खासे भोजन के लिए एनफ फूड, किसके लिए? तो इस हार्वेस्ट के बाद हम लोग के लिए क्या हो जाएंगे? तो अच्छे खासे हो जाएंगे। तो काश मेरे पास एनफ फूड कम से कम इस हार्वेस्ट के बाद तो कम से कम हो तो जाए, नहीं? तो इसलिए अभी आप देखते हैं क्या कि इसके लिए आप सही ऑप्शन में क्या लगाएं। तो अब यहाँ सीन से भी पता चल रहा है कि इसमें लेंचो जो है वो 4 क्वेश्चन नंबर के लिए आप 4 ऑप्शन अर्थात डी नंबर ऑप्शन को लगाएं, जिसमें दिया है कि आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट। काश हम लोग के पास क्या है कि हम लोग के पास एनफ फूड अब खाने के लिए इस हार्वेस्ट के पास की बात हो जाए, ऐसा ये अनुभव करता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो अभी आप देखेंगे कि विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अगर देखा जाए इसमें से कौन सी कोट है जो कि दिए गए जो एक्सट्रैक्ट है उसको आइडिया को सपोर्ट करता है। अब कहता है कि फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप, फार्मिंग जो है वो क्या, वो सही में प्रोफेशन ऑफ होप है, या फिर आई वुड रादर बी ऑन माई फार्म दैन बी एम्पर ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या कि आई वुड रादर बी ऑन माई फार्म दैन बी एम्पर ऑफ द वर्ल्ड की बात कहता है, या फिर फार्मिंग लुक्स माइटी इजी वेन योर प्लाउ इज द पेंसिल एंड यू आर 1000 miles फ्रॉम द कॉर्नफील्ड, क्या इसकी भी बातें करता है? क्या दोस्त टू लेजी टू प्लाउ इन द राइट सीजन विल हैव नो फूड एट द हार्वेस्ट, क्या वे सारे के सारे लोग क्या वो लेजी ही थे, जो वो इतना लेजी थे कि वो अपने सही समय पर अपने खेत को जोत नहीं पाए, उसमें हल नहीं चला पाए,
और उसी समय उन लोगों के पास एक अच्छा खासा भोजन की प्राप्ति नहीं हुई होगी। क्या ऐसी बातें भी हुई? तो नहीं। इस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक ये आपको पता चलता है कि फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप। फार्मिंग जो है वो क्या है? तो एक आशा की एक ऐसी प्रोफेशन है जहां हर एक समय किसान अपने आप को आशा में ही जीवन को बिता रहा होता है। इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका 5th का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? ए। तो ए इज़ द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको भी पुनः फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को, तो जो बच्चे CBSE में 10th क्लास के लिए अपीयर्ड हैं उसे तो इस क्वेश्चन बैंक को पूरा बनाना ही चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आएगा, क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा कि हाँ कि आप कितना स्टडी कर रहे हैं और कितना करना अभी आपका बाकी है। थैंक्स अ लॉट।